सकता है। Good evening, sir. Good evening, students. Good evening, everyone. सब आगे? Okay, so let's start. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि फ्रॉम लास्ट क्लास कोई डाउट किसी को है तो प्लीज पहले पूछ लो, और मुझे कोई ये बता दो कि लास्ट क्लास एग्जैक्टली हमने कौन से टॉपिक पे छोड़ा था। सर आपने SP2 ओवरलैपिंग पढ़ाया था सर, मुझको पूछना है सर, जैसे आपने हम लोग को एक ही साइड का बताया कि हम लोग का एक ही साइड से ओवरलैप होगा, हम लोग का S और P2 में। सर ऐसा दोनों साइड से नहीं हो सकता अगर ऐसे दो एस शेल वाले आइटम्स हो सकता वो तो ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कितना ऑर्बिटल तुम्हारे पास है। मैंने तुमको जो ओवरलैपिंग करवाया वो एक ऑर्बिटल का करवाया। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उनको भी तुम कर सकते हो, कोई मॉडल नहीं है ना। आगे हमको देखने को मिलेगा ऐसा। तुम ये बोल रहे हो कि सर क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं ना, इधर से भी ओवरलैप करेगा, इधर से करेगा, ये पूछ रहे हो तो? यस सर। एक ही बात है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिखाया, तुम कहीं से भी ओवरलैप कराओ एक ही बात, इधर से कराओ या उधर से कराओ, सेम वन। हाँ, ओवरलैपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी ओवरलैपिंग कराओ। ठीक है, तो जितना मुझे याद है हमने लास्ट क्लास पे देखा था कि ओवरलैपिंग क्या होता है, हमने देखा था। और मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर। उसके बाद हमने देखा था कि ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, तुमको याद होगा। एक टाइप का ओवरलैपिंग को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा जो ओवरलैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल ओवरलैपिंग। हमने स्टार्ट किया था विद द एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर मैंने स्टार्ट किया था पहला वाला एस एस ओवरलैपिंग। कौन सा स्टार्ट किया था? एस एस ओवरलैपिंग स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि एस और एस ऑर्बिटल कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या तुम लोगों को याद है कि जब एस और एस ने ओवरलैप किया था तो कौन सा ऑर्बिटल बना था, ये कौन सा बॉन्ड? सर सिग्मा ऑर्बिटल। तो क्या बोलते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल। हाँ, सिग्मा ऑर्बिटल। या फिर जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये हमने देखा। उसके बाद हमने फिर देखा कि पी वाले में क्या होता है, तो हमने देखा कि एस और पी जेड। तो लोग याद होगा मैंने सारा बना के दिखाया था। लेकिन ओवरलैप जो एक्सियल ओवरलैपिंग जो करता है वो एस और पी जेड करता है। तो एस और पी जेड जब आपस में ओवरलैप करता है तो ओवरलैप करने के बाद वो वापस से क्या बनाता है, सिग्मा ऑर्बिटल, या फिर क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये भी हमने देखा।
तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 3 टाइप का ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर ही, जो हम बात करेंगे पी और पी के बारे में, राइट। तो लेट्स सी कि तीसरा नंबर ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है। तो देखो तीसरा नंबर जो ओवरलैपिंग का होगा एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर, वो तो बनेगा पी और पी के बीच में। अब यहाँ पे एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी और पी के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग बनता है। तो पी और पी के बीच में, क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लाइक दिस देखो यहाँ पे पी के पास तो ये भी प्रेजेंट है, पी के पास तो ये भी प्रेजेंट है, और पी के पास क्या है, ये भी प्रेजेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी पी के पास क्या प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो जब ये पी पी आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनमें कौन सा ओवरलैपिंग होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का, तो मैंने क्या सिखाया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग उन्हीं 2 ऑर्बिटल के बीच में होगा जिन 2 ऑर्बिटल का एक्सिस जो है ना वो एक दूसरे के साथ में क्या होगा, बताओ, कॉमन। याद है, कॉमन होगा, याद है। तो यस सर, यस सर। दोनों में कौन सा एक्सिस तुमको कॉमन दिख रहा है, बताओ तो। सर एक्स वाई जेड तीनों कॉमन, बेटा कॉमन एक्सिस, ये कॉमन थोड़ी है, ये थोड़ी कॉमन है, ये दोनों कहाँ सर common है? एक्स। सर एक्स। सर मुझको लगा कि सेम एक्सिस। हाँ वो ये वाला एक्सिस कॉमन है, पर इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किसके नाम से, पीजेड बोलते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पीजेड। यानी कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा, दैट ओवरलैपिंग विल बी इन बिटवीन द पीजेड एंड क्या, पीजेड ओवरलैपिंग। तो पी और पी में जो ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग। यानी यूं बोलो कि पीजेड और पीजेड में जो ओवरलैपिंग होगा उसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। ओके, एबीएस वालों एक रिजल्ट मिला तुम लोग को एबीएस का, कि अभी तक नहीं आया? नो सर, ABS नहीं आया क्या? नहीं सर। और केवी तुम लोग का एग्जाम कैसा हुआ, अच्छा हुआ सबका रिजल्ट? यस सर। यस सर, सबको पास कर दिया। पास तो हो ही जाओगे, पास ऐसे भी होते हैं। तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा लगा तुम लोग का रिजल्ट देखा, मैंने बहुत लोगों का रिजल्ट सुना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया क्लास 10 में। अब देखो रियल लाइफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी क्लास 10 के बाद जिंदगी स्टार्ट होता है। 10 तक तो हवाबाजी था, हवा हवा में निकल गया। 11 12 इज द मेन क्लास। तो अगर ये 2 साल तुम मेहनत कर लोगे लाइफ में तो एवरीथिंग यू कैन अचीव, और ये 2 साल अगर मेहनत करने में कमी रखोगे तो लाइफ में फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। 2 साल खत्म होते ही रिग्रेट करना स्टार्ट कर दोगे, मैंने क्यों पढ़ाई की है, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, ये 2 साल लाइफ का पूरा अपना जिंदगी का बेस्ट लगाना है 2 साल में, ठीक है ना। अगर ये 2 साल में अपना बेस्ट नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा, मतलब ये तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 साल लाइफ का बेस्ट साल है, इसको लगा दो, मेहनत कर दो यहाँ पे, बस अपना जिंदगी आगे निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लोग एसएफएस के बच्चे थे जो नया आया था, उनका कैसा हुआ? केदान तुम हो क्लास में? हाँ सर हूँ सर, अच्छा हुआ सर। कैसा तुम्हारा रिजल्ट, कैसा हो केदान? सर अच्छा था। अच्छा था, बहुत अच्छा। और एक है ना हमारे पास एसएफएस का प्रेम, प्रेम तुम्हारा कैसा हुआ रिजल्ट? सर मेरा भी ठीक ठाक। अच्छा था, वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा बात है। अब देखो तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोगों ने जल्दी ज्वाइन किया है ना। अब तुम लोग ने जल्दी ज्वाइन किया यानी कि दिखाता है तुम लोग का सीरियसनेस को। बहुत सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, वो पता नहीं कब जागेंगे, है ना। ऐसा बोलते ना कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन 11 12 में ऐसा नहीं होता। जितना लेट जागोगे वो सवेरा खत्म हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 साल एकदम सोच लो, कसम खा लो कि 2 साल मुझे मेहनत करना है। 2 साल सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, फ्रेंड शादी वगैरह, फैमिली भी छोड़ दो। ये 2 साल अगर मेहनत कर लोगे ना, और 2 साल के बाद अगर एंट्रेंस क्लियर कर लिया, क्रैक कर दिया ना, फिर तुम्हारा रियल लाइफ स्टार्ट होगा। ये मत सोचना अरे सर तो हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। ये 2 साल खत्म करो, कॉलेज लाइफ आएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइफ, वहां पे मजा करना, मस्ती करना, बट उससे पहले अपना जिंदगी को बनाओ। ये 2 साल ही तुम्हारे पास है, 2 साल। अगर ये 2 साल नहीं बना पाए तो फिर आगे चल के समझ जाना कुछ नहीं हो सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं होगा। तो तब रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज हम मेहनत करें, करेक्ट, ठीक है कि नहीं? यस सर। है ना, सब करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। है ना, यस सर। सोच लो, कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में, कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम, तुम्हारा गोल। कसम खा लो,
जो तुमने सोचा है कि मुझे ये निकालना है तो निकालना ही निकालना है, दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं बहुत हाई कंपटीशन है, ये है वो है, क्या फर्क पड़ता है, 1000 सीट तो है, तो वो 1000 सीट में से मुझे 1 सीट चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, चाहिए, खत्म, निकाल लो। लेकिन अगर तुम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे, नेगेटिव चीज ज्यादा सोचोगे, तब तो नहीं हो सकता है ना। यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव होके पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत करना, एकदम आगे बढ़ोगे। और 11 12 निकल गया ना, अच्छा हो गया ना, याद रखोगे मुझे कि सर ने सही बोला था एक टाइम पे हम लोग, ठीक, ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग। तो पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग में क्या होगा, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाएंगे पीजेड का, तो ये हमने बना दिया पहला ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब दूसरा ऑर्बिटल कहाँ पे होगा, ये रहा हमारा दूसरा ऑर्बिटल। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि इन दोनों का ये जो एक्सिस है ये क्या है बताओ, इट इज अ कॉमन एक्सिस। तो इन दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो हमने कल ही देखा था कि जब ओवरलैपिंग होता है तो सेकंड डायग्राम हम लोग बनाएंगे, वहां पे क्या होता है, ये कुछ ऐसे जाएगा लाइक दिस, और दूसरा वाला क्या आएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा लाइक दिस। ये बोलो क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ओवरलैपिंग। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बताओ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ, bond। लेकिन मैंने और एक बात बताया था, हाँ मैंने और एक बात बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल कौन करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल ये भी न्यूक्लियस करेगा और ये वाला न्यूक्लियस भी करेगा। तो क्योंकि दोनों न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए हम लोग को तीसरा डायग्राम भी बनाना होता है। जो डायग्राम हमको मैंने क्या बताया था, वो तीसरा डायग्राम में क्या होगा, न्यूक्लियस को हम लोग कम प्लेस देंगे और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्लेस देंगे। तो कैसे बनेगा वो डायग्राम, तो तीसरा जो डायग्राम बनेगा, ध्यान से बिल्कुल अच्छा देखिए, तंदूरी, एकदम तंदूरी बनाना, तंदूरी, ये बिल्कुल तंदूरी, ये है ना, ये बन गया हमारा कौन सा, तीसरा डायग्राम, जिसके अंदर क्या है, हमने न्यूक्लियस को बहुत कम जगह दिया और बाकी मैक्सिमम प्लेस पे हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रख दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, नाउ दिस बिकम, ये फॉर्म करता है एक सिग्मा बॉन्ड को, या फिर हम क्या बोलेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल। बोलो बात समझ आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो ये हमने देख लिया। सर यहाँ और पे न्यूक्लियस का है, बोलो क्या बोल रहे हो, सर यहाँ पे न्यूक्लियस का है। थोड़ा ये और ये और ये वाला जो बना ना, ये वाला, ये जो ये न्यूक्लियस है, और ये इसको फुल ओवरलैपिंग करेगा ऐसे करके, और बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस जगह है, और ये बीच में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये और ये पॉइंट जो है, ये न्यूक्लियस है इसका, और बाकी जगह पे क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसा ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यानी यहां से ये पता चलता है कि पीजेड और पीजेड के बीच में भी जो ओवरलैपिंग होता है, दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। और सर एक्सियल, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो सर हम लोग दोनों साइड में अगर बनाएंगे ना, देखो वो डिपेंड करेगा बॉन्ड बनाने के टाइम पे, वो अभी नहीं डिपेंड करेगा बॉन्ड, हाँ वो दोनों साइड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनाएंगे ना, अभी मैं आगे सिखाऊंगा, और कुछ देर रुक जाओ, आज शायद क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां से। तो जब मैं और बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ ही बना सकते हो, यहाँ ही बनेगा और यहाँ भी बनेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है सुमित? यस सर। सर पी ऑर्बिटल में और न्यूक्लियस रहता है, किसमें किसमें, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बोल के नहीं है ना, हर ऑर्बिटल में तो न्यूक्लियस रहेगा, एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस रहता है। वो तो ऑर्बिटल क्या है, जॉइंट वहाँ पे, क्या जॉइंट जा है मतलब। वो जॉइंट नहीं है, वो इसका शेप है, समझा ना, ये सब शेप है। तो ये इस शेप में रहता है, जैसे ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पैटर्न ऐसे घूमता नहीं है, शेप है इसका, तो वैसे ये शेप है इसका, कि यहाँ पे न्यूक्लियस और इससे एक डंबल निकलेगा लाइक दिस। तो वो तो उनका शेप है, जो मैंने तुमको क्वांटम नंबर में पढ़ाया था, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके सर। चलिए जब बनाओ, आगे बढ़ते हैं। मुख्तार नहीं है क्या आज क्लास में, मुख्तार, मुख्तार है कि नहीं, नहीं है? देवजीत समझ आ रहा है? यस सर। तुम्हारा कैसा रिजल्ट हुआ देवजीत, अच्छा हुआ? हाँ सर।
तो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। सर पूछो। सर क्वांटम नंबर का मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके जाएंगे क्या, मतलब जैसे समझा रहे सर, वो वाला चैप्टर तो मेरा नहीं हुआ। वो तो मैंने बोला ना, वो तुम लोग ना आतिश सर से बात करो ना, आतिश से बात करो, ठीक है। उसका मुझे सर पूरा मतलब क्लास चैप्टर के बीच जब जब मतलब क्वांटम नंबर का कुछ आता है तो थोड़ा ऐसा नहीं, एलाबोरेट। क्वांटम नंबर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है बेटा। क्वांटम नंबर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो ना तुमको क्वांटम समझ में आएगा ना कुछ समझ में आएगा। क्वांटम नंबर एक टॉपिक नहीं है। क्वांटम नंबर को 3-4 क्लास में खत्म किया था मैंने लास्ट में जब पढ़ाया था। समझ में आया? तो क्वांटम एक सीरीज है, उसको मैं कैसे बताऊं? बताओ कब बताऊं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथ कैसे बताऊं? इट्स नॉट पॉसिबल कि थोड़ा थोड़ा बता के चलो। चलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्लास मिलेगा तुम लोगों को, सबसे बात करो, ठीक है। ओके सर। सर मतलब ये शेप नहीं पता था तो। हाँ मतलब ये टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है क्वांटम। तो बहुत कुछ जानने वाला है क्वांटम नंबर की। सर से बात करो एक बार, बहुत नए बच्चे हैं अभी, तो उन लोगों का प्लानिंग होगा कि स्टार्ट करने का। सर से बात करो एक बार, कब से स्टार्ट करना, मैं सिखा दूंगा मॉडर्न। ठीक है, ये हो गया तो बोला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। मेनली हमको ये जानना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो ऑर्बिटल बनने वाला है या जो बनता है दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा ऑर्बिटल। करेक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग। तो नंबर 2 स्टार्ट करो, पैरेलल। मैंने पहले ही तुम लोग को बताया था कि पैरेलल ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। Now why it is called sidewise overlapping, why it is called parallel overlapping बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग उन्हीं दो ऑर्बिटल के बीच में पॉसिबल है जिन ऑर्बिटल का एक्सिस जो होगा वो एक दूसरे के साथ में क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा बताओ? एक दूसरे के साथ में क्या होगा? पैरेलल एक्सिस होगा। लाइक देख, मुझे याद, ये मेरा हाथ को देखो, मान लो ये एक एक्सिस है, और ये जो मेरा हाथ है मान लो ये एक एक्सिस। तो जब मैं इन दोनों एक्सिस को देखता हूं तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या है बताओ? तो सेम एक्सिस में पैरेलल है। पैरेलल। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? बॉन्ड बना। ना हाउ दे विल फॉर्म द बॉन्ड, ध्यान से समझना, हाउ दे विल फॉर्म द बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का ओवरलैपिंग होता है, और वो टाइप का जो ओवरलैपिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखना, हमने अभी अभी देखा कि पीजेड और पीजेड जो है वो तो एक्सियल ओवरलैपिंग बनाता है। तो पीजेड को छोड़ के ये वाला जो, यानी जो हमारा px है, और यहाँ पे जो हमारे पास px प्रेजेंट है, ये px और px आपस में कौन सा ओवरलैपिंग करेगा? तो दिस टू विल फॉर्म द कौन सा? देखो तो, इनका ये एक्सिस है, इनका ये एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पहला तो है पैरेलल ओवरलैपिंग विल बी इन बिटवीन द px एंड px, या फिर वी कैन से कि पैरेलल ओवरलैपिंग जो बनेगा वो बनेगा इन बिटवीन, यहाँ पे देखना, इनको देखना, ठीक है, py एंड py। हाँ और इनको देखना, ये तो ये दोनों का जो एक्सिस होगा, तो ये और ये भी आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन z वाला जो एक्सिस था जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला जो एक्सिस था वो आपस में क्या था? दे लाइन इन द सेम एक्सिस, तो उनके बीच में क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। बट इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हो कि px और px के बीच में क्या होगा? पाई ओवरलैपिंग, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, और y और y के बीच में भी क्या होगा? पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। ये बात क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग बात समझो, इस डायग्राम को समझना। किताब के अंदर थोड़ा सा अलग डायग्राम गिवन है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट वो थोड़ा कन्वीनियंस नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने मान लो यहाँ पे बना दिया py को, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान समझो। ये मैंने बना दिया py, और यहाँ मैंने बना दिया मान लो और py, ये रहा, ये देखो। अब इन दोनों को आपस में क्या करना? ओवरलैप। तो समझना कि जब ये दो हाथ सामने आएगा ओवरलैप करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि इनका यहाँ पे देखोगे तो बीच में यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट।
व्हेन दे विल कम क्लोजर, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, देख लो। यस सर। होगा। तो जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा, अब इनको ओवरलैपिंग भी करना है और रिपल्सन भी हो रहा है, तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, मेरे हाथ को देखो, ये ऊपर का ऑर्बिटल ये थोड़ा बेंड होगा, ये थोड़ा बेंड होगा, दे विल ट्राई टू ओवरलैप लाइक दिस, ऐसे। और नीचे नीचे का ऑर्बिटल दे विल ट्राई टू ओवरलैप लाइक दिस, ऐसे ऐसे। और बीच का जगह क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, दे कांट कम क्लोजर। तो ये क्लोज भी नहीं आ सकता, इनको ओवरलैपिंग भी करना है, तो ओवरलैपिंग करने के लिए यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा बेंड हो जाता है, और लाइक दिस इट ओवरलैप विद ईच अदर। इज इट क्लियर? सर लाइक अ कोन, सर तो कोन शेप में। कौन नहीं बना था, अभी बना होगा, बहुत ही है। तो हम लोग जो सेकंड डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसा होगा, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल डायग्राम। क्या होगा, ये ओवरलैप, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये ऐसे, ये देखो, ये थोड़ा बेंड हो गया और ये थोड़ा बेंड हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो, इससे अच्छा डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग बना, इसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब इसको छोड़ के मैंने क्या बताया, जो तीसरा डायग्राम होगा वहां पे मैक्सिमम प्लेस किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और मिनिमम प्लेस देंगे न्यूक्लियस को। तो तीसरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में यहाँ पे ये जो पूरा एरिया होगा, है ना, 3D में सोचना ना, ये 3D में जो पूरा एरिया होगा, पूरा खाली एरिया, यानी बीच का एरिया, जब ये दो हाथ ओवरलैप करेगा तो बीच का जो पूरा खाली एरिया है, ये खाली एरिया, इस खाली एरिया को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं नोडल जोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नोडल जोन। ये नोडल जोन का मतलब होता है नो इलेक्ट्रॉन जोन, यानी इस जोन पे तुमको कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ खाली है वहां पे, तो इसको बोला जाएगा नोडल जोन। और यहाँ पे इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, जो ऑर्बिटल बनेगा, जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल बनता है, उसको बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल। इन द सेम वे इस ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को या ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, पाई ऑर्बिटल। तो आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक्सियल बॉन्डिंग से क्या बनता है, एक्सियल बॉन्डिंग से बनेगा सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड। और पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड या फिर पाई ऑर्बिटल। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? सर मतलब दोनों तरीके के ओवरलैपिंग में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होगा, बट फिर भी हमको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना सर वही मतलब दोनों के कंपैरिजन में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? अब वो क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछने वाला हूँ, तुमने मुझसे पूछ दिया, तुमको खुद सोचना है कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, पहले इसको बनाओ फिर बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग होगा और क्या रीजन है स्ट्रॉन्ग होने के। अब यहां से तुम लोग एक बात का कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं हम लोग सब मिलके, वो कंक्लूजन ये है कि विदाउट अ सिग्मा बॉन्ड द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। जब तक एक सिग्मा बॉन्ड ना बन जाए तब तक हम पाई बॉन्ड को नहीं बना सकते। एक सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, देन ओनली ए पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले, पाई बॉन्ड बाद में। क्लियर? यस सर। सर बोलो ना। सर सिग्मा बॉन्ड में मतलब उधर भी न्यूक्लियस में रिपल्शन नहीं होगा? वहां पे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, देखो इससे पूछा मुझे साइना निकला। यस सर। देखो साइना, ये मान लो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से रिपल्सन कर सकता है क्या? क्योंकि
ये और ये तभी सामने आएगा तो बीच में कुछ ना हो, बट इसके सामने इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके सामने इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी इस न्यूक्लियस को यहां तक पहुंचने के लिए या इस न्यूक्लियस को यहां तक पहुंचने के लिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन को पार करना पड़ेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन का इतना बड़ा बैरियर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है साइना? यस सर। सर एसएस ओवरलैपिंग और एसपी में क्या होगा? सेम है ना, सेम तो है ये दोनों, तो यहाँ भी तो सेम है ना, इस न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन, इसके सामने इलेक्ट्रॉन, कैसे दोनों में रिपल्सन होगा? यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बीच में कुछ नहीं है, खाली है, तो जब खाली है तो व्हेन दे विल कम क्लोजर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये खाली है। ठीक है? यस सर। ये बनाओ, अगर ओके तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मतलब हम लोग थर्ड डायग्राम इसीलिए बनाते हैं कि ये हम लोग शो कर सके कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो न्यूक्लियस को पास में आने के लिए। करेक्ट। ये दिखाने के लिए बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना प्रेजेंट है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, कितना जगह पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये दिखाने के लिए बनाते हैं। ठीक है? यस सर। हो गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर जैसे आपने अभी बताया कि ये साइना को बताया कि इन लोग का न्यूक्लियस, इन दोनों का न्यूक्लियस पास में नहीं आएगा सर, तो पर पैरेलल वाले में तो बीच में नो इलेक्ट्रॉन्स होने, तो सर वो पास में नहीं आएगा। वही तो बोल रहा हूँ, ये पास में नहीं आएगा बोल के नहीं है, ये तो दूर दूर पे रखा गया। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, अगर ये दोनों मार्कर को ओवरलैप करना है, वो सामने आके भी तो ओवरलैप कर सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है, रिपल्सन करता है, तो रिपल्सन करने के कारण उनको बॉन्ड बनाना है, बट गैप रखी, गैप रखी, तो गैप मतलब क्या, रिपल्सन है ना यहाँ पे, इसलिए गैप प्रोड्यूस हो रहा है। रिपल्सन नहीं होता, गैप प्रोड्यूस नहीं होता, तो क्या? यस सर। तो हमने ये सीख लिया कि हाउ द पैरेलल ओवरलैपिंग एंड हाउ द एक्सियल ओवरलैपिंग वर्क्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और इसका क्वेश्चन है तुम लोग से पूछता हूं। नेक्स्ट टॉपिक डालो हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी हमने दो बॉन्ड बनाना सीख लिया, हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, और हमने ये भी देखा कि पाई बॉन्ड कब बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में किसका स्ट्रेंथ, यानी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है, ये हमको पता करना है। तो तुम लोग पहले बताओगे मुझे, वो क्या लगता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीक है और क्यों, ये किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? सर सिग्मा का ज्यादा है। सिग्मा होगा। किसका? सिग्मा। सिग्मा। क्यों ऐसा? सर क्योंकि सिग्मा बनने के बाद ही मतलब पाई बॉन्ड बन सकता है, तो वो ज्यादा होगा। सिग्मा बनने के बाद पाई बनता है वो तो ठीक है, लेकिन सिग्मा का स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है, रीजन क्या है इसमें ज्यादा होने? सर क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में न्यूक्लियस जो है वो दूर दूर रहता है, तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर सकता, इसलिए। अरे वाह, वेरी गुड। कौन बता रहा, नाम बताओ। सर मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान। और कोई बताएगा? ट्राई करो ना, ट्राई करो, गलत बताओ क्या बॉर्ड में, ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करते हो कैसे होगा? ट्राई करो, सब लोग बताओ। सर मैं भी वही सोच रहा था, बस मैं बोलने वाला था ये वीक होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होगा ना स्ट्रांग होगा, क्या बोल रहे हो? सर पाई बॉन्ड वीक होगा सर, क्योंकि सर बीच में खाली जगह सर क्या कहते हैं, रिपल्शन फोर्स लगेगा। बट इसका रीजन हम लोग को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर इन कंपेयर टू पाई, ये तो कंफर्म कि सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर देन द क्या पाई बॉन्ड, ये तो कंफर्म है। बट रीजन क्या है? तो दो रीजन। पहला रीजन समझना जो मैंने पहले ही बताया था, द फर्स्ट रीजन इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने क्या बताया था पहला रीजन? एक्सटेंट ऑफ क्या? ओवरलैपिंग। मैंने पहले ही बताया कि एक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा या बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, यानी कितना ज्यादा ओवरलैप वो कर सकता है। मैंने ये बना के दिखाया था
कि ऐसे करेंगे तो भी ओवरलैपिंग है, ऐसे करेंगे तो भी ओवरलैपिंग है, और ऐसे करेगा तो भी ओवरलैपिंग है। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बॉन्ड जो बनने वाला है वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। आर गेटिंग द पॉइंट, है ना? अब सिग्मा के अंदर क्या होता है, बिकॉज उनमें एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। अब ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन पैरेलल में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण दे वांट टू ओवरलैप, बट उनका ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना ज्यादा ओवरलैपिंग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने के टाइम पे होता है। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आया? सर मतलब सेकेंड डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, मतलब उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बोल के नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन तो जितना होगा उतना ही क्लाउड बनेगा। बात है कि ओवरलैपिंग कितना कर सकता है। मैंने क्या बोला है कि ओवरलैपिंग का मतलब ये मत सोचना कि खाली ऐसे ही करेगा। ओवरलैपिंग ये भी तो होता है ना, देखो ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, बट तुम कितना क्लोज आके ओवरलैप कर सकते हो, कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो, इसके ऊपर तुम्हारा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं तुमको ये बोलूं कि इन दोनों को ओवरलैप करना है तो ये दोनों टेढ़ा मेढ़ा होकर कितना ओवरलैप कर लेगा, तो दे ओवरलैप वेरी लेस, क्योंकि इनका बाउंडेशन है ओवरलैप करने से पहले। पर यहाँ पे देखो क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये क्या करेगा, ज्यादा ओवरलैप करने में मतलब सक्षम रहेगा, पॉसिबल रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। पहला रीजन क्या होगा इनका, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे प्लीज लिखो, यहाँ पे लिखो एज axial overlapping as axial overlapping as axial overlapping as axial overlapping, ठीक है, the extent of overlapping is greater, sorry not as in लिखो, in axial overlapping, in axial overlapping the extent of overlapping is greater, the extent of overlapping is greater, the extent of overlapping is greater, the extent of overlapping is greater. In axial overlapping, the extent of overlapping is greater than the parallel overlapping. Then the क्या होगा, parallel overlapping. Then the parallel overlapping. ठीक है? लिख दिया? ठीक है? हाँ करो। यस सर। यस और सर। दूसरा जो हमारे Yes, sir. दूसरा जो हमारे पास होता है वो रीजन है इनका एनर्जी। एनर्जी बोलो या तुम इनके बीच का रिपल्सन बोल सकते। देखो मैंने तुम लोग को कुछ दिन पहले जब लास्ट की क्लास में जब मैंने वो ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में मैंने ये बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो बात समझो, अब देखो बात समझ लो, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो हमको पता है कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बहुत दूर दूर पे रहता है, सो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। लेकिन जब हम पैरेलल ओवरलैपिंग का बात करते हैं तो पैरेलल ओवरलैपिंग के टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सामने पे रहता है, तो सामने रहने के कारण उन दोनों के बीच में क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। अब जैसे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। अब एनर्जी अगर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बताओ? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी भी कम रहता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी कम है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सियल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि रिपल्सन इज ग्रेटर इन द पाई बॉन्ड। ग्रेटर रिपल्सन होगा तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। क्लियर है बात? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो इन पैरेलल ओवरलैपिंग,
in parallel overlapping, in parallel overlapping, in parallel overlapping, there is more repulsion. In parallel overlapping, there is more repulsion. There is more repulsion between the nucleus. There is more repulsion between the nucleus. There is more repulsion between the nucleus. More repulsion between the nucleus, due to which energy increases. Due to which energy increases and the stability decreases. Due to which the energy increases and the stability decreases. Due to which the energy increases and the stability decreases. लिख दिया? तो ये दो रीजन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये दो रीजन हमको पता होना चाहिए सिग्मा और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ को लेके, कि व्हाई पाई बॉन्ड, व्हाई सिग्मा बॉन्ड हैज मोर स्ट्रेंथ इन कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन. होपफुली द रीजन आर क्लियर. क्लियर रीजन सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अब एक sir. इंटरेस्टिंग बात समझना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना. हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं बॉन्ड 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 पढ़ते आ रहे हैं, बॉन्ड है ना. हमने पहले पढ़ा था कि ए और ए किसी भी दो एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, या किसी भी दो एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है, या किसी भी एटम के बीच में या तो क्या पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है ना. सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल है, डबल भी पॉसिबल है, ट्रिपल भी पॉसिबल. अब बात को समझो, अगर किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो कंबाइन करेगा, तो पहले उनको एक्सियल ओवरलैपिंग करना पड़ेगा. आफ्टर एक्सियल ओवरलैपिंग दे कैन फॉर्म पैरेलल ओवरलैपिंग. जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाता वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता. इसीलिए जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो समझ जाना कि ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा. दिस सिंगल बॉन्ड इज एन सिग्मा बॉन्ड. क्या बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है बात मेरा? और जब Yes, sir. डबल दिखेगा, तो डबल दिखने का मतलब क्या है कि पहला वाला जो बॉन्ड होगा दैट बॉन्ड विल बी योर सिग्मा बॉन्ड, लेकिन सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा तुम्हारा दैट बॉन्ड विल बी योर पाई बॉन्ड. तो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड. तो वैसे ही जब तुमको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो समझ जाना कि पहला वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा पाई बॉन्ड, और थर्ड वाला जो बॉन्ड होगा ये भी क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड कहलाएगा. यानी जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो वी हैव ओनली वन सिग्मा, जब तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होगा तो वी हैव वन सिग्मा वन पाई, और जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वी हैव वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड. क्या ये मेरा बात क्लियर है? बताओ. Yes, sir. Be clear. वेरी गुड. तो जो मैंने बताया था वही चीज है, इसको लिख लो. एक कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं. ये हो गया तो बताना, आगे बढ़ेंगे. हो गया सबका? Sir, हो गया. आगे बढ़े. ठीक है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, द टॉपिक इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. बट उससे पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक टॉपिक करते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन. चलो, तो क्वेश्चन ये है तुम लोग के लिए कि पहले और एक चीज बता. अगर मान लो तुमको बेटर ओवरलैपिंग करना है, बस समझना,
बेटर ओवरलैपिंग, अच्छा ओवरलैपिंग करना है तो अच्छा ओवरलैपिंग हमेशा कम एनर्जी के बीच में पॉसिबल। बात सुनना, अगर तुमको अच्छा ओवरलैपिंग करना है तो अच्छा ओवरलैपिंग हमेशा दो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में पॉसिबल होगा। अगर ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा तो वहां पे अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यानी अगर मुझे ये पूछा जाए कि बताओ वार्निश और वार्निश के बीच में अच्छा ओवरलैपिंग होगा कि 2s और 2s के बीच में बेटर ओवरलैपिंग होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? सर 1s। Sir, 1s. Oneness will have better overlapping. Why? Because oneness और oneness का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। कैसे मालूम चला? बाय द आउफ-बाउ प्रिंसिपल हमको पता चलेगा कि इनके बीच इनका एनर्जी कम है, इनका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इन द सेम वे अगर मान लो पूछा जाए कि यहाँ पे 2s और 3s के बीच का ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगा कि यहाँ पे मान लो 3p और 4p के बीच का ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगा, तो देखना है कि किसका एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम किसका होगा? 2s 3s का एनर्जी कम होगा, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बेटर ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे? बेटर ओवरलैपिंग होगा। तो हमेशा याद रखना कि कम एनर्जी वालों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छा होता है, एनर्जी ज्यादा वालों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? है? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसको लिख लो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर हम्म सर ये वाला और एक बार ऑर्बिटल बता दीजिए ना, मतलब नहीं समझा, फिर से बोलो। मतलब एस वाला ऑर्बिटल एक बार बता दीजिए ना। ये वाला, ये वाला हाँ सर। मैंने बोला मतलब ये जानना है कि इसका एनर्जी कैसे कम हुआ, ये ज्यादा कैसे हुआ, ये जानना है क्या? सर मतलब कैसे होता है क्या चीज क्वांटम में? कैसे होता है, एनर्जी कम ज्यादा कैसे होता है, ये पूछ रहे हो? नहीं मतलब एस और टू एस और 2s, मतलब उन दोनों में कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मतलब कैसे समझ, मतलब एनर्जी तो कम होगा पर मतलब क्वांटम नंबर के रिलेटेड ही है तो मुझे नहीं पता। वही तो बोलो ना, तुम क्या, तुम देखो तुम खुद ही तुम पूछना क्या चाह रहे हो, तुम पूछना चाह रहे हो कि सर इन दोनों में अच्छा ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा? यस सर, मतलब ऑर्बिटल कैसे, मतलब वो शेप जानना है इसलिए। सेम तो कुछ नहीं है ना बेटा, सेम तो सेम ही है ना, वानेस वानेस बोलने से भी यही होगा, यही तो अरे सेप एस का होता है, वन का नहीं होता है। वन तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वन तो खाली एनर्जी को बताता है। ये एस है ना, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो ये भी ऐसे ही ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि एस तो स्फेरिकल होता है, तो अलग कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे कि 2s दो दो एस नहीं है, 2s तो एनर्जी मतलब क्या बोलेंगे, मुझे जानना क्वांटम सीखना पड़ेगा ना, तो कंफ्यूजन रहेगा। ये वाननेस और 2s जो है ना, ये वाननेस और 2s जो है, ये डेफिनिट ऑर्बिटल का एनर्जी को बताता है। तो ये दोनों ही s का ऑर्बिटल, ये भी दोनों s का ऑर्बिटल है, लेकिन जब मैं वाननेस बोलूंगा तो वाननेस का मतलब बात कर रहा हूं कि लोअर एनर्जी का s ऑर्बिटल, जब मैं 2s बोलूंगा तो हायर एनर्जी का s ऑर्बिटल का बात है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है ना, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये मत सोचना कि सर ये 2s और 2s है, ऐसा नहीं है, ये s ही है। s के आगे नंबर 2 लिखा हुआ है, वो नंबर 2 उसका एनर्जी को दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत हो। क्लियर? ओके। क्वेश्चन करते हैं, विच विल हैव द हाईएस्ट extent of overlap? ऑप्शन नंबर ए, SS overlapping, SPZ overlapping, PZ overlapping,
इनमें से सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यू ऑलरेडी नो क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि इन चारों ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, ये बताओ। सर एस एस एसएससी और कोई सब लोग आंसर दो तब मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं। अरे बोलो, तेरा हो गया टाइम होगा। सर SS ओवरलैपिंग। ठीक है, एक मिनट तो बता दे, बाकी लोग को सुनना था एक करके। सर मेरे हिसाब से भी एसएस ही है। सर एसएससी होगा शायद। वेरी गुड। तो अब मुझे रीजन जानना है कि व्हाई एसएस, व्हाट द रीजन बिटवीन द, मतलब रीजन क्या है एसएस के लिए, बता दो, रीजन बता दो। सर एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हिच विल हैव द हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एनर्जी कम तुम कैसे बताओगे, एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा, वो तभी बताना पॉसिबल है जब वो एस के आगे मैं कोई नंबर लिखता, 1s 1s लिखता, 2s 2p लिखता, वो तो नहीं लिखा गया यहाँ पे। यहाँ पे तो खाली पूछा गया है कि सर मैं क्वेश्चन गलत समझा। हाँ सर मैं क्वेश्चन गलत समझा। हाँ, यहाँ तो खाली पूछा गया कि ओवरलैपिंग को देख के सोचना है कि एस और एस में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, कि एस और पीजेड में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, कि पीजेड पीजेड में होगा, कि पीएक्स पीएक्स में होगा। चलो मुझे ये बताओ सबसे कम ओवरलैपिंग कहाँ पे? सर पीएक्स पीएक्स में। पीएक्स में। सर PX हाँ परफेक्ट, सबसे कम ओवरलैपिंग होगा पीएक्स पीएक्स में। क्यों? क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग होता है वो कैसा होगा, पैरेलल। हमको पता है कि पैरेलल ओवरलैपिंग सबसे बेकार होता है, वीक होता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, छोड़ दिया। उसके बाद तुम लोग बोल रहे हो सर एसएस ओवरलैपिंग। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, एक कुछ बात डिस्कस करते हैं तो शायद समझ में आए। मुझे ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी आटा देखा है, आटा का वो बॉल बनाया है, बॉल, आटा का बॉल, आटा गूंदा है कभी अपने यस हाथ से? सर। यस यस सर। सर। तुमने आटा का बॉल देखा हो तो तुम लोग घर पे ट्राई करना, अगर तुम्हारे घर पे रोटी बनता है रेगुलर, ट्राई करना कि मेरे हाथ में एक आटा है, मैंने क्या किया, एक आटा का बॉल को मेरे हाथ पे रखा और दूसरा आटा का बॉल मैंने ऊपर रखा, ऐसे ये हाथ पे एक आटा का बॉल, एक बॉल ऊपर है। और जब मैं आटा का बॉल को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, यहाँ पे पहले से एक आटा का बॉल प्रेजेंट है, नीचे फेंकूंगा, जब ये दो आटा का बॉल आपस में गिरेगा तो क्या ऐसा होगा कि आटा का बॉल और आटा का बॉल पूरा घुस जाएगा क्या एक दूसरे के अंदर, ऐसा होगा? नो सर। नो सर। नो सर। अनडाउटेडली पॉसिबल। अगर मैं तुमसे ये पूछूं लेकिन उसी आटा के बॉल के ऊपर एक चाकू फेंक दिया जाए तो क्या चाकू सीधा घुस जाएगा? यस सर। यस सर। तो अगर तुम लोग इसको हाँ बोलते हो तो हाउ वी कैन से कि एस एस का ओवरलैपिंग हाईएस्ट होगा। ये एस का मतलब क्या है,
ये एस भी सर्कुलर है, ये एस भी सर्कुलर है, तो दो जब सर्कल होगा तो दो सर्कल के बीच में जब ओवरलैपिंग होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे ज्यादा होगा, ये तो उल्टा कम होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। तो अगर मान लो ये 4th नंबर में है ओवरलैपिंग के मामले में, तो ये तीसरा नंबर में आएगा ओवरलैपिंग के मामले में। तो पहला नंबर में कौन आएगा, तो पहला नंबर में आएगा पीजेड और पीजेड ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि पीजेड और पीजेड दोनों यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है, दे बोथ आर डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल होने के कारण क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग देखने को मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो हाईएस्ट ओवरलैपिंग होगा वो किसके बीच में होगा, पीजेड पीजेड के बीच में होगा। एनर्जी तुमको तब चेक करना होगा जब हमारे पास एनर्जी का बात किया जाएगा। एनर्जी का बात कैसे, 2s 3s 3p4, जब ऐसे लिखा होगा तब एनर्जी का बात करना है। बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एनर्जी का बात नहीं करेंगे। ऐसे क्लियर कि नॉट, बोलो समझ आया कि नहीं आया। सर मतलब सेम डायरेक्शन होगा सर, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। यूनिडायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शनल है, दोनों एक जैसा है, एक ही डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, ये ऐसे है दोनों, इनमें क्या होगा, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, बिकॉज़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। दे डायरेक्शनल, वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड है दोनों, इसलिए क्या हो रहा है, ज्यादा ओवरलैपिंग। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ। सर एसएस भी तो सेम डायरेक्शनल है। बट एसएस नहीं है ना बेटा, एसओ में कैसे पेनिट्रेट करेगा, वही समझा रहा हूँ। एसएस का डायरेक्शन कैसे तुम्हें डिसाइड करना है, तो मुझे बताओ, चलो जो मुझे बताओ, ये एस कौन से डायरेक्शन में, बताओ तो एक बार, कौन से एक्सिस में, कैसे मालूम चलेगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है कि जब ये होता है, इसका ये एक ओरिएंटेशन है, और फिर क्वांटम नंबर का बात आ गया, इसका दूसरा ओरिएंटेशन ये होगा, ये ओरिएंटेशन है, इसका तीसरा ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ये तीसरा ओरिएंटेशन है। बट ये एस को तुम कहीं भी घुमाओ, गोला तो गोला ही होगा ना यार, गोला क्या दिखने में चपटा हो जाएगा क्या, बताओ, बोलो। नो अगर मैं इस गोला को कहीं भी घुमाऊं, ये गोला तो गोला ही है, तुम गोला को देख के पहचान ही नहीं पाओगे गोला किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे है। हाँ, लेकिन इस मार्कर को तुम ऐसे रखोगे और मार्कर को ऐसे कर दोगे, तो यस इट इज पॉसिबल कि बाय लुकिंग इनटू द मार्कर हम बोल सकते हैं कि मार्कर का एक्सिस हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो मार्कर अपना एक्सिस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बट एक गोला का बात अगर किया जाए, तो गोला को तुम कहीं भी घुमाओगे, एक गोला देखने में गोला ही लगेगा, तो गोला को तुम, गोला ही है, गोला तो गोला है। समझाया नहीं है, यस सर। सर मतलब जहाँ भी एस एस या फिर एस रहेगा तो वो लोएस्ट ही होगा। हाँ, अब वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो पीजेड पीजेड है तो एस के कंपेयर में पीजेड का जो ओवरलैपिंग होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एस एस ही है, मान लो अगर ऑप्शन में मान लो एस एस होता, एस पीजेड होता, और दूसरा मान लो यहाँ पे होता पी वाई तो भी पी वाई पैरेलल हो जाता, तो इसको नहीं काउंट करते, तो हम बोलते कि ये अब इन चारों में इसका ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। अगर यहाँ पे और एक हमारे पास कोई ओवरलैपिंग होता जो पैरेलल ओवरलैपिंग होता, तो पैरेलल ओवरलैपिंग को इग्नोर करना पड़ता, तो हम मान लेते हैं कि एस और पीजेड का ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। पर क्योंकि इस कंडीशन में, राइट नाउ जो कंडीशन हम लोग है, इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कौन करेगा, पीजेड और पीजेड करेगा, ठीक है। सर अभी आपने बोला एस और पीजेड में हम लोग मतलब अलग सा होगा, तो हम लोग उससे कंसीडर करेंगे, तो वो कैसे कंसीडर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे पी वाई और पी वाई हो जाए, तो पी वाई कौन सा ओवरलैपिंग करेगा, पैरेलल। और यहाँ पे एस और पीजेड कौन सा करेगा, तो एस और पीजेड करेगा ये क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो पैरेलल के कंपेयर में तो एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होता है ना, तो हम इसको मान लेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो हमारे पास, तो वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि हमको किन चारों में बेस्ट को सिलेक्ट करना है, समझाया कि और कुछ यस कुछ और पूछना, बोलो, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर क्लियर। चलो, साइना क्लियर तुम्हारा। यस सर। बहुत अच्छा।
अब देखो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा कोवेलेंसी। इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन, बट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हमको थोड़ा जानना पड़ेगा कोवेलेंसी के बारे में, और कोवेलेंसी के साथ साथ ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये जानना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं और एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, और मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं किसी भी एटम का, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे डालो, हेडिंग लिखो कोवेलेंसी, लिखो कोवेलेंसी, कोवेलेंसी, ठीक है। अब मैं तुमको 2 बार समझाता हूँ, ठीक है, 2 चीज समझ आते हैं। देखो, हमने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा था तो यहाँ पे हमने ये बात किया था, बच्चा तुमको याद नहीं होगा, देखो तुमको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है ग्राउंड स्टेट में, एक होता है एक्साइटेड स्टेट में। क्या होता है, 2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक होगा ग्राउंड स्टेट, एक होगा एक्साइटेड स्टेट। ना ग्राउंड और एक्साइटेड में क्या डिफरेंस है? देखो, कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, जमीनी स्टेट में होता है, उसको अगर कहीं से भी एनर्जी मिल गया, क्या मिल गया बताओ, एनर्जी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्साइटेड का मतलब क्या है? एक्साइटेड का मतलब ये होता है, सिंपल सोचना कि जब भी तुम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना सेल को छोड़ के अपने से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब भी तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना सेल को छोड़ के अपने से हायर एनर्जी लेवल वाले सेल में क्या कर देगा, जंप कर देगा। और जब वो जंप करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने अपना ग्राउंड स्टेट को छोड़ के अब वो कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्या मेरा बात क्लियर है? यस सर तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के उनका कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे और समझाता हूँ, और समझो। मान लो कि जैसे मान लो मैं गुवाहाटी में बैठा, ठीक है, मान लो मैं गुवाहाटी में हूँ और मान लो मुझे अचानक क्या हुआ, लॉटरी लग गई, और अचानक मान लो मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ आ गया मेरे हाथ में अचानक। तो क्या मैं ऐसे यहाँ बैठा रहूंगा क्या? अगर मेरे हाथ में आज शाम को 3 बजे 1 करोड़ रुपया आ गया होता, तो क्या मैं यहाँ तुमको पढ़ा रहा होता क्या? अभी बताओ तो। सोचो एक बार, नहीं पढ़ा रहा होता। या तुम्हारे हाथ में आ गया होता पैसा, तुम पढ़ रहे होते क्या बैठ के? नहीं पढ़ रहे होते, अभी तक पागल हो चुके होते, अरे क्या करूं क्या करूं। तो यानी तुम अपने ग्राउंड को छोड़ के कहां चले गए, एक्साइटेड में चले। अभी क्योंकि हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, तो वो यानी ना ग्राउंड स्टेट। अगर एनर्जी आ जाए तो हम ग्राउंड पे नहीं रहेंगे, हम जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। आर गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? यस सर। मान लो कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ, इतना पैसा आ गया कि मैं नहीं समझ आ रहा क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, मुंबई जाऊंगा, ताज में बैठूंगा, और ताज में बैठ के कॉफी ऑर्डर करके कॉफी पीते पीते सोचूंगा कि अब मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो ये होता है लेविश, है ना, इतना मैं मतलब इतना दूर तक जा सकता हूँ, मतलब क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास। बट अभी क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो वही घर में चाय बना के पीना पड़ रहा है। तो यानी तो हम लोग अभी कहाँ पे, ग्राउंड में है। आ जाएगा कुछ एनर्जी तो कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड में पहुंच जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस ठीक है। यस सर। क्या होता है, कोई भी एटम, जब कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के टाइम पे बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट पे नहीं बल्कि अपने एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और एक बात मैं बता दूं तुमको, जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोबारा पढ़ाऊंगा तो वहां पे और क्लियर होगा कि जब भी कोई एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाता है तो वो टेम्पोररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर वो घूम फिर के कहाँ आ जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो नया बात, मेरा बहुत पैसा आ गया, मैंने पूरा पैसा उड़ा दिया, फिर मैं वहां से यही क्लासरूम में आऊंगा, फिर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो यानी वापस मैं कहाँ पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंच गया। बस में आया कि नहीं आया, है ना? तो एक्साइटेड और ग्राउंड से हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि वो जो एटम हमारे पास है, वो एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है।
अगर मैं कार्बन का बात करूं तो कार्बन कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है ये तभी मालूम चलेगा जब मुझे देखना पड़ेगा कि कार्बन एक्साइट होके किस ऑर्बिटल तक पहुंचता है, किस एनर्जी लेवल तक पहुंचता है। अगर मुझे वो मालूम चल गया तो मैं ये पता कर सकता हूं कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है। इज इट क्लियर? इसलिए इनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? खाना कर दो सर थोड़ा सा बीच में डाउट रह गया। तो सर आपने बोलो, बोला बोलो। कि बॉन्ड बनाने टाइम ये लोग एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सर वो लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। अभी मैं दो दिखाऊंगा, अभी ये आगे लिखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी मैं कराऊंगा तो लिखेंगे समझ में आएगा। तो तुम डालो हेडिंग, लिखो कोवैलेंसी। तुम लिखो कोवैलेंसी। यस सर लिख लिया। यहाँ पे लिखो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It is defined as the number of electrons contributed by. It is defined as the number of electrons contributed by an atom. The number of electrons contributed by an atom of the element, for sharing with other atom. For sharing with other atom to achieve noble gas electronic configuration. To achieve noble gas electronic configuration. क्लियर बात? यस सर। अब Yes, देखो sir. यहाँ पे क्या था, तो मैं तुमको फिर से बताऊं। विद अदर एटम के बाद With other atom to achieve the noble gas electronic configuration. अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ, खाली सुनना, देखना, ठीक है? देखना और समझने का ट्राई करना, ठीक है? देखो, तुम लोगों ने CH4 का नाम तो सुना होगा। यस सर। तो CH4 को देख के तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। करेक्ट है? खाना कर लो। Yes, sir. यस सर। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना पाता है उसका रीजन आज तुमको मालूम चलेगा। हम तो खाली जानते हैं कि 4 बनाता है, बट क्यों बना सकता है समझने का ट्राई। कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूं तो होता है 6, और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जिन्होंने मिस किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उनको तो आगे सीखने को मिलेगा, बट समझना कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p 6 होता है। ध्यान दें। मैं अगर यहाँ पे 2s को ड्रॉ करूं, ये मैं 2s का ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? सीधा इलेक्ट्रॉन, उल्टा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैं 2p को ड्रॉ करूं तो p के पास क्योंकि 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बना दिया 1 2। ये मैंने 2p का डायग्राम बनाया तो क्या बना? 1 2 बना। अब सौम्य मुझे बताओ, ये बाकी कोई मुझे बताओ कि हमको क्या पता है कि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्डिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जिस ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron. हाँ, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन के पास तो 2 ही, देखो ये ऑर्बिटल तो पूरा खाली है। जो पूरा खाली होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। इनके पास क्या है? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, 4 बॉन्ड कभी नहीं बना पाएगा। देखो तो ध्यान से एक बार, बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा। नहीं बना पाएगा। तो ये Yes, जो sir, मैंने नहीं बना पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना,
इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। ये कार्बन का क्या है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन कार्बन जो है ना वो जंप करके एक्साइटेड में जा सकता है। कार्बन जंप करके एक्साइटेड में जा सकता है। अब तुम बोलोगे सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये एक्साइटेड में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक्साइटेड में जाएगा कि नहीं जाएगा वो मालूम चलेगा क्या देख के पता है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के। क्या देख के? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के। क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर मान लो मैंने इसको जंप करा के अपने से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचा दिया तो क्या होगा जरा देखिए। इसको मैंने जंप करा दिया तो यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? ये एक, ये दो, ये तीन। जंप करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। अब एक बार तुम गौर से देखो तो अब कार्बन के पास कितना ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा? 4 4 है। तो अगर अब सोचो कि अगर ये कार्बन ये जो अपने एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, अब ये कार्बन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड। जबकि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा था? 2 बॉन्ड। तो हमको पता है कि कार्बन तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कब? अपने एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? सर अगर ग्राउंड स्टेट में बनाएगा उसका मतलब सिर्फ दो ही आइटम के साथ बनाएगा। हाँ, अगर ग्राउंड में बनाए दो ही सब बनाए, करेक्ट। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। इसीलिए अगर कोई मुझे पूछेगा कि यहाँ पे कार्बन का कोवैलेंसी कितना है तो बोलेंगे सर 2 है, कार्बन का कोवैलेंसी 2 होगा। बट एक्साइटेड का बात करोगे सर यहाँ पे कार्बन का कोवैलेंसी कितना है तो आंसर क्या होगा? 4 कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड नाउ द कार्बन कैन फॉर्म। कितना ऑर्बिटल के साथ वो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, वही हमारा क्या होगा? कोवैलेंसी होगा। तो इसके हिसाब से 2, इसके हिसाब से 4। क्लियर? सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जंप मार के जाता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाता? नहीं, ज्यादा जंप मारेगा, लेकिन बात ये है ना कि जंप मारने से कहाँ जाएगा? जगह नहीं ना इसके पास। अगर मान लो एक जंप मार के यहाँ पहुंच गया, खत्म। हमको सिर्फ उसको अनपेयर बनाना, जो पेयर में है ना उसको अनपेयर्ड बनाना, यही हमारा काम है। अनपेयर्ड बना। तो यहाँ पे खाली एक ही पेयर था, अनपेयर बना दिया। मान लो यहाँ भी पेयर होता और यहाँ भी पेयर होता तो एक बार ये जंप मारता, एक बार ये जंप मारता, दोनों जंप मारता। दिखाऊं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ और क्लियर होगा। इसको लिख लो तो एक बार ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, चलिए और क्लियर। सर मतलब अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो भी चेंज हो जाएगा? हाँ ऑब्वियसली। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कार्बन का? तो कार्बन का हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s1 और ये होगा 2p3। अब दिस बिकम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। अब बहुत तो मुझे पूछेंगे सर आपने 1s का इलेक्ट्रॉन को जंप क्यों नहीं कराया? व्हाई ओनली? सर वही पूछने वाला था। तो वो इसीलिए क्योंकि हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो p ब्लॉक का मैंने लिखाया था NH2 होता है, NP 1 से लेके 6 होता है, याद है कि नहीं? जब मैंने बनाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी चार्ट। यस सर। है ना? तो उसके हिसाब से देखना है। कार्बन का मैंने पूरा बना के दिखा दिया, इसके हिसाब से देखोगे तो कार्बन क्या निकलेगा? कार्बन बनाएगा 2s2 और यहाँ बनाएगा 2p2। तो इसलिए हम लोग उसका बात करेंगे, उससे पहले का बात नहीं करेंगे। जल्दी से लिखो, मैं और ही दिखाता हूँ, शायद माइंड तुम्हारा खुल जाएगा। हो गया? यस सर। बेटा दो, बेटा दो। यस सर, यस सर। अब मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस। इसका बात करता हूँ फॉस्फोरस ना। फॉस्फोरस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फॉस्फोरस कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? निखिल पास 15 ग्रुप का एलिमेंट। कौन सा पीरियड? थर्ड नंबर पीरियड 15 ग्रुप। बोलो ये इसका क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब ध्यान से देखिए, 3s को ड्रॉ करोगे, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन 3s के पास। 3p को ड्रॉ करोगे, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बना पाएगा, बोलो। 3। सर 3। बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि हम लोग इसका बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी को बढ़ा पाए, इसका कोवेलेंसी को बढ़ा पाए, कुछ पॉसिबिलिटी? नो सर। नो सर। है बेटा, है। यहाँ पे पेयर में है कि नहीं, पेयर में। तो अगर ये पेयर में है तो अब ये क्या करेगा, जंप मार, क्या करेगा, जंप मार। अब तुम ये मत सोचना कि सर यहाँ तो भरा हुआ है, कहाँ जंप मारेगा, इसके आगे जंप मारेगा, क्या प्रॉब्लम है, समझा रहा कि नहीं यार। अगर 3s में 2 है, उसके बाद अगर 3p आता है तो 3p के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3d। तो ये 3d, ये 3p, ये 3s। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप मार के कहां चला जाएगा, डी में। तो यहाँ पे 1 2 3, ये रहा इलेक्ट्रॉन जंप मार के 3d में आके बैठ गए। अब ध्यान से देखो तो कितना बॉन्ड ये बना पाएगा, 1 5। 2 3 4 5। नाउ द कोवेलेंसी ऑफ दिस फास्फोरस बिकम कितना, 5। कहां पे, कौन से स्टेट में, एक्साइटेड। बोलो क्लियर हुआ नहीं? सर मतलब एडजेसेंट ऑर्बिटल से हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, मतलब अगर पेयर्ड होगा तो अगर जंप करा पेयर है देना तो है। निकालो, अगर पेयर है तो निकालना स्टार्ट करो, जंप कराना स्टार्ट करो। अगर पेयर है तो निकालो, अगर पेयर नहीं है तो बढ़िया बात है, अगर पेयर है तो जंप कराओ उसको। सर अगर यहाँ पे 3p4 मतलब अगला केस में होता दिखा सल्फर का बात, तुम हाँ लोग सर, पूछना नहीं ओल्ड था। स्टाइल। सल्फर का ग्रुप नंबर है ओल्ड स्टाइल, यानी सल्फर फोर्थ, थर्ड नंबर पीरियड है और 16th ग्रुप का एलिमेंट। तो 3s2 होगा और यहाँ पे 3p4। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सी। तो पहले तो मैं 3s को ड्रॉ करता हूँ, 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 3p के पास क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, अकॉर्डिंग टू होम रूल है 3p। लेकिन ये जो है, ये कौन सा स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। हमको पता है कि अगर कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनाएगा 6 बना सकता है। इसको देखो, फास्फोरस पहले ये खाली 3 ही बॉन्ड बना पा रहा, लेकिन हमको पता है कि भाई पी तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड से काम नहीं चलेगा। जैसे एक्साइट कर दिया, 5 बॉन्ड बनाना लग गया, 5 बनाना स्टार्ट कर दिया। सल्फर में क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्साइट करेंगे तो 3s का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पहले 3p का इलेक्ट्रॉन जंप कर, कहां जंप करेगा बेटा, तो 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3। तो इस केस में कोवैलेंसी कितना आ गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अब ये हमारा बन गया, यहाँ पे कोवैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 5 नहीं सॉरी 5 4, 4 4 4। इसमें कोवैलेंसी से 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे और एक बार पेयर है तो ये भी तो जंप करेगा, तो सेकंड एक्साइटेड जो होगा वो क्या होगा कि भाई 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे 3 है, 3 ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये जंप करके कहां चला जाएगा, ये देखो। अब यहाँ पे कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नाउ द कोवैलेंसी बिकम क्लियर, यस सर। क्लियर हो सबको? Yes, sir. डाउट है तो पूछो। क्लियर से
कराओ किसी को। नो सर। सर हम्म, पहले 3p से जंप मारेगा फिर 3s से। हाँ करेक्ट करेक्ट। पहले सामने वाला एनिमी से जंप मारेगा फिर दूर वाले से जंप मारेगा, ठीक है। पहले अपने सामने वाले एनिमी से जंप मारेगा फिर उसके बाद में दूर वाले से जंप मारेगा, ठीक है। तो 3s जो है सामने है 3p, तो पहले 3p से जंप मारेगा फिर 3 से जंप मारेगा। क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग टॉपिक हाँ। हाइब्रिड, ठीक है। सर पूछो पूछो। सर अभी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो हम लोग कैसे याद करेंगे? ये भी टेक्निक मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तुम सर को बात करो एक बार, क्लास को जल्दी लगवाने के लिए बोलो, ठीक है। फिर मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है, उस क्लास में, ठीक है। ओके और सर। कोई इसको नोट्स दे देना, ठीक है ना। जो भी नया बच्चा है प्लीज पुराने बच्चे से नोट्स ले लो। चलो थैंक यू सर। चलो सही ना। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय Bye, sir. थैंक यू सर। बाय।